नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। खबरों का रुख करने से पहले ले चलेंगे आपको एक बार सुर्खियां दिखाने की ओर। राज्य ने आज 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। अगले 5 दिनों तक राज्य में भारी बारिश की गंभीर मांग। कोरोना की दूसरी लहर में लोगों की नाराजगी और सरकार के प्रदर्शन के खिलाफ लोगों की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी हाईकमान ने हाल ही में मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार और यहां तक कि कैबिनेट को भी बदल दिया। मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के बाद राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। इस समय डांग जिले में कई बादल टूट चुके हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने नागर उड़ान महानिदेशक को चिट्ठी लिखी है। इसमें उसने भारत और अफगानिस्तान के बीच विमान सेवा फिर से शुरू करने की मांग की। शिवसेना सांसद के कथित सहयोगी को भी मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी की ओर से उन्हें भी समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया गया। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बताएंगे राज्य में 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 5 दिनों तक राज्य में भारी बारिश का भी अनुमान लगाया जा रहा है। अहमदाबाद में आज सुबह हवा चल रही है। सभी जिला प्रशासन को स्टैंड बाई पर रखा गया है। 2 दिन पहले ओडिशा के तट से टकराने के बाद कमजोर हुआ तूफान गुलाब अब अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। हालांकि गुलाब के कमजोर होते ही गुजरात अब तूफान शाहीन के खतरे का सामना कर रहा है। दक्षिण गुजरात और विशेष रूप से सौराष्ट्र में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश के होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके अलावा तूफान के कारण अरब सागर में तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। इसलिए मछुआरों को 3 दिन तक समुद्र की जुताई न करने की हिदायत दी गई है। मौसम विभाग की माने तो एक और तूफान शाहीन है जो ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों हिट तूफान गुलाब के प्रभाव से जूझ रहा है। 30 सितंबर तक अरब सागर में गहरे दबाव की आशंका भी जताई जाए। तो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि भारी बारिश के कारण कितना नुकसान हुआ है। मैं बता दें 4 इंच और गोंजाल में 4 इंच की बारिश हुई है और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस अलर्ट के चलते बहुत ही सावधानी के साथ रहना पड़ेगा वहां के लोगों को। तो जिससे कि तस्वीरें जाहिर कर रही हैं कि किस तरीके से तूफान ने एक आक्रामक रूप ले रखा है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले। कोरोना की दूसरी लहर में लोगों की नाराजगी और सरकार के प्रदर्शन के खिलाफ लोगों की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी हाईकमान ने हाल ही में मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार और यहां तक कि कैबिनेट को बदल दिया। फिर बीजेपी अब चुनाव से पहले फिर से लोगों को विश्वास जताने के लिए नए मंत्रियों को लोगों के बीच में भेजेगी। सभी पिछले 25 वर्षों से गुजरात के चुनाव में जिस तरह से लोगों की खलबलाहट देखने को मिली है, इसके लिए 9 नियुक्त मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से लोगों का कर्ज लेने के लिए लोगों के दरवाजे पर जाएंगे। बीजेपी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 9 नियुक्त मंत्री लोगों के बीच जाएंगे, लोगों का आशीर्वाद लेंगे। यात्रा का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी के मार्गदर्शन में और लोगों को आशीर्वाद पाने के उद्देश्य से किया गया है ताकि मुख्यमंत्री भूपेश पटेल की नेतृत्व वाली सरकार की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा सके। आदमी और भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्य लोगों तक पहुंचाई जा सके। जन आशीर्वाद यात्रा 30 सितंबर से 3 अक्टूबर और 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक होगी। गौरतलब है कि पीएम मोदी की सरकार में गुजरात के 5 सांसदों ने 16 अगस्त से 21 अगस्त तक जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जन आशीर्वाद योजना का आयोजन किया है। इसमें 43 मंत्रियों ने 212 लोकसभा सीटों की यात्रा की है और लोगों के द्वार तक पहुंचने के लिए 19,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा भी की है। तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। इस समय डांग जिले में कई बादल टूट चुके हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो गिरिमठक सापुतारा क्षेत्र में 10 इंच से अधिक बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण नदियां, नाले और नालियां, झरने उफान पर हैं। इसके बाद सिस्टम ने नदी किनारे और निचले इलाकों को अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि जिले की 22 सड़कों को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। डांग जिला आपदा नियंत्रण कक्ष के मिले ब्यौरे के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 6 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान अहवा तालुक में 143 मिलीमीटर यानी 1764 मिलीमीटर बारिश हुई है। वागई में 123 मिलीमीटर, सुबी में 103 और गिरिमठकपुर साथापुर क्षेत्र में 24 घंटों के दौरान यह हो सकता है कि 228 मीटर बारिश दर्ज की गई। जिले में औसतन 164.25 मिलीमीटर बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण अंबिका, गीरा, खपरी, पूर्णा, ढोंडड़ा सहित जिले की नदियां, नालियां और झरने बहुत ज्यादा बह रहे हैं, जिसके बाद सिस्टम ने नदी किनारे और निचले इलाकों को अलर्ट कर दिया है। डांग में भी भारी बारिश के कारण लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। कलेक्टर भाविन पांडे अपने अधिकारियों के साथ रहे, रेल लाइन विभाग के अधिकारियों का मार्गदर्शन भी इस दौरान कर रहे हैं।
तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने नागर उड्डयन महानिदेशक को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने भारत और अफगानिस्तान के बीच विमान सेवा फिर से शुरू करने की मांग की है। अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात घोषित हो जाने के बाद यह उसकी ओर से पहली आधिकारिक बातचीत की पहल है। बताया जा रहा है कि तालिबान की इस चिट्ठी पर नागर उड्डयन मंत्रालय की ओर से समीक्षा की जा रही है। गौरतलब है कि भारत ने 15 अगस्त को ही अफगानिस्तान के वाणिज्य उड़ान सेवाओं को बंद कर रखा है। वहां से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए बचाव मिशन के तहत सिर्फ कुछ विशेष विमानों को ही काबुल एयरपोर्ट पर जाने की इजाजत मिली थी। हालांकि काबुल में तालिबान का राज कायम न हो जाने के बाद से भारत ने अब तक कोई भी आधिकारिक संपर्क स्थापित नहीं किया है, जिसके चलते विमान सेवा शुरू करने की बात नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तालिबान की तरफ से यह चिट्ठी मौजूदा सरकार के नगर उड्डयन मंत्री अलहाज अहमदुल्लाह अखुंजादा की तरफ से लिखी गई है। चिट्ठी 7 सितंबर को भेजी गई है। अखुंजादा ने इसमें लिखा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में काबुल एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा था और अमेरिकी सेना के वापस जाने के बाद से बंद हो गया था, लेकिन कतर में हमारे भाइयों की तकनीकी मदद से एयरपोर्ट का संचालन वापस शुरू हो गया। 6 सितंबर को इसे लेकर भी सभी एयरपोर्ट कर्मियों को नोटाम जारी कर दिया गया है। शिवसेना के सांसद के कथित सहयोगी को भी मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब ईडी की ओर से उन्हें समन भेजकर पूछताछ करके तलब जारी कर दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद भावना गवली पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता ही जा रहा है। ईडी की ओर से उनको समन भेजा गया है। सूत्रों की माने तो ईडी ने उन्हें 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए दक्षिण मुंबई स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में तलब किया। इससे पहले ईडी ने भावना गवली के करीबी सईद खान को भी मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सईद खान को 1 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। सईद खान पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला दर्ज है। ईडी उसकी गिरफ्तारी के बाद से ही सांसद भावना गवली से सईद खान और उसके संबंधों के बारे में पूछताछ करेगी। ईडी को शक है कि 18 करोड़ रुपए की हेराफेरी के लिए गवली ने सईद खान के माध्यम से एक ट्रस्ट महिला उत्कृष्ट प्रतिष्ठान की एक प्राइवेट कंपनी में बदलने की साजिश रची, हेराफेरी करी। बता दें कि ये जांच में 18.18 करोड़ की हेराफेरी के साथ में 7 करोड़ रुपए की चोरी भी की गई है। ट्रस्ट के प्रबंधन के फर्जी हस्ताक्षर करके पैसे की हेराफेरी हुई है। इस मामले में ईडी बड़ा एक्शन ले सकती है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर हूँ। अच्छा कर रहा है ना? हाँ ठीक है। फास्ट बॉलर बन जाएगा ना? मैडम इसका रनअप इतना छोटा है ना, फास्ट बॉलर बनना बहुत मुश्किल है। जो बोले तू रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा सर, उसको पलट दे। तेरा नन्हा सा रनअप बीच में आएगा। जिसने भी कहा है तूने गलत रास्ता चुना है, तेरा हंसता हुआ चेहरा मुन्ना तेरी खुद की किल्ली उड़ाएगा। तू किसे डराएगा? जा एक यॉर्कर में सबकी पकड़ पलट दे। थम्स अप, तूफान वही जो सब पलट दे। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करेंगे आगे की खबरों की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पीएम मोदी को एम्स ऋषिकेश में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करने वाले हैं। पीएम मोदी आगामी पहली या दूसरी नवरात्रि के दिन उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं। हालांकि अभी संबंध में कोई भी आधिकारिक पुष्टि या बयान नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि बुधवार शाम तक प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। पीएम के दौरे के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के उत्तराखंड के दौरे पर आने की संभावना है। अभी सरकार के पास उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम आना बाकी है। वहीं पीएम मोदी के दौरे को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ में तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें कि कई दिनों से प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे की सामने खबरें आ रही थी। एम्स ऋषिकेश में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करने वाले हैं पीएम मोदी। इस बीच पीएम मोदी उत्तराखंड के दौरे के दौरान केदारनाथ के दर्शन करके राज्य के नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। और मोदी ने इससे पहले 2019 केदारनाथ मंदिर का दौरा किया था। तो तिवारी ने साफ कहा है कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है उससे केवल पाकिस्तान खुश है। सांसद ने कहा कि पंजाब सीमावर्ती राज्य है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान पद से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद प्रदेश के राजनीति में मची हलचल के बीच सांसद मनीष तिवारी ने कड़ी टिप्पणी की है। तिवारी का कहना है कि पंजाब के एक सांसद के रूप में वे प्रदेश में होने वाली घटनाओं से बेहद व्यथित हैं। पंजाब में शांति बड़ी मुश्किल से आई है। 25,000 लोगों ने 1980 से लेकर 1995 के बीच उग्रवाद के दौरान पंजाब में शांति लाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। ऐसे में ज्यादातर इनमें कांग्रेसी थे। तिवारी ने साफ कहा है कि पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है उससे केवल पाकिस्तान खुश है। पंजाब सीमावर्ती राज्य है। यह फिलहाल कृषि कानूनों के खिलाफ लोगों में आक्रोश के कारण कई सामाजिक बदलावों से गुजर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में यदि इस तरह के षड्यंत्र सार्वजनिक होते हैं तो इसका राज्य की स्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
उन्होंने कहा कि मुझे ये बात कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी वो पंजाब को समझ नहीं पाए। चुनाव एक पहलू है पर राष्ट्र हित दूसरा पहलू है। पंजाब की राजनीति स्थिरता को बहाल करने का जरूरत है। सिद्धू के इस्तीफे पर तिवारी ने कहा कि सिद्धू अपने लिए जवाब दे सकते हैं, मैं ना तो किसी स्थिति में हूं ना ही ऐसे ही प्रश्न पर अनुमान लगाना चाहूंगा। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु स्थित इलेक्ट्रॉनिक सिटी के एक आवासीय स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक साथ 60 छात्राओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन कोरोना पॉजिटिव छात्राओं में से एक छात्रा को तेज बुखार था जिसका लेडी कर्जन और बोरिंग अस्पताल में इलाज कर रहा है, जबकि एक अन्य को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। हालांकि अचानक इतने मामले एक साथ बढ़ने से स्कूल को बंद कर दिया गया है। चैतन्य गर्ल्स आवासीय स्कूल के बाकी बचे छात्राओं को स्कूल परिसर में ही आइसोलेशन सुविधा में क्वारंटीन कर दिया गया। ये सभी एंटीसेप्टिक में और निगम निकाय के अधिकारियों ने कहा है कि एक निजी स्वास्थ्य सुविधा के कर्मचारी उनकी देखभाल कर रहे हैं। स्कूल अब बंद कर दिया गया है और 20 अक्टूबर या उसके बाद फिर से खोल सकते हैं। बता दें कि 5 सितंबर को सीनियर छात्राओं के लिए स्कूल को फिर से खोलने की घोषणा की गई थी। 26 सितंबर को एक छात्रा जो कथित तौर पर बल्लेरी से आई थी, उसे बुखार, उल्टी और दस्त होने के लक्षण दिखने लगे। इसके बाद कोरोना वायरस से संक्रमित उसे पाया गया। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मुद्दे ना हल करने के मामले में इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को इशारों में जवाब दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है, पार्टी प्रधान परिवार का मुखिया होता है, उन्हें कोई ऐतराज है तो आए और बात करें। सरकार लगातार काम कर रही है, जो भी मसले हैं मिलकर बैठकर हल करेंगे। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू के अचानक इस्तीफा देने से कांग्रेस हाईकमान नाराज चल रही है। उन्हें मनाने के लिए किसी नेता को दिल्ली से नहीं भेजा गया है। सीएम चरणजीत चन्नी को ही यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सिद्धू पर हमला करना शुरू कर दिया है। सांसद मनीष तिवारी के बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर अश्विनी कुमार ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सिद्धू के इस्तीफे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हालांकि उन्होंने कहा है कि अब स्थिति को सही करने में हम समय नहीं गंवा सकते। हमें तुरंत पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीपीसीसी का नया प्रधान नियुक्त कर देना चाहिए। यह सलाह ऐसे वक्त में आई है जब सिद्धू का इस्तीफा अभी कांग्रेस हाईकमान ने मंजूर नहीं किया है। सीएम ने कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह और अमरिंदर सिंह राजा फंडिंग की कमेटी बना दी है। ये दोनों ही मंत्री सिद्धू के करीबी हैं। ये कमेटी सिद्धू से उनकी नाराजगी और उसे सुलझाने के बारे में बात करेगी। इससे पहले भी यह दोनों नेता 2 बार सिद्धू से मिल चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने यह भी कहा है कि अगर सिद्धू नहीं माने तो नया प्रधान चुन लिया जाएगा। इस वक्त सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की चंडीगढ़ में कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इसमें सिद्धू और उनके इस्तीफे से पैदा हुए हालात के बारे में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसके अलावा कैबिनेट की मीटिंग में हाईकमान के लिए 18 सूत्री फॉर्मूले से जुड़े बड़े फैसले किए जा सकते हैं, जिससे सीधे तौर पर मसले हल ना हो और सिद्धू को जवाब दिया जा सके। तो चक्रवाती तूफान गुलाब का कहर अभी थमा नहीं है। एक नए तूफान शाहीन की आशंका ने महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों की चिंता बढ़ाकर रख दी है। मौसम विभाग की माने तो शाहीन तूफान अरब सागर में उठेगा। महाराष्ट्र गुजरात में समुद्री किनारे वाले इलाकों में असर दिखेगा। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने गुजरात के 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात पश्चिमी बंगाल के और ज्यादा करीब पहुंच गया। इस वजह से कोलकाता के अलावा उत्तर और दक्षिण में 24 परगना और पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, हावड़ा और हुगली, पश्चिम बर्धमान और बीरपुर जिले में सुबह से तेज बारिश हो रही है। कोलकाता के आहेरटोला में भारी बारिश के चलते एक मकान का कुछ हिस्सा ढह गया। इसमें एक 3 साल के बच्चे और एक महिला की मौत हुई। गुलाब तूफान की वजह से महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई है। पिछले 2 दिनों में हुई बारिश में 8 जिलों के 142 सर्किल में फसलों का बहुत नुकसान पहुंचा है। लातूर जिले के उस्मानाबाद में खरी की फसलें बर्बाद हो गई हैं। औरंगाबाद, लातूर, परभाड़ी, हिंगोली, नांदेड़ जिले में ज्यादा बाढ़ आई है, जिससे ज्यादा प्रभावित हुए हैं ये क्षेत्र। यहाँ बाढ़ और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पुणे जिलों में भी भारी बारिश हुई है। मुंबई के निचले इलाकों में पानी जमा हो गया है। कामकाजी दिन होने के कारण ऑफिस जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। एनडीआरएफ की 7 टीमें राहत और बचाव कार्य में हालांकि लगी हुई हैं। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश की वजह से 200 से ज्यादा पशु बह गए हैं। कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। वहीं मौसम विभाग ने मराठवाड़ा, मुंबई और कोंकण इलाकों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अनुमान जारी किया। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे। हर पन्ना काली बा अंधियारी रे मांझल रात अंधियारी रे आधी रात ले नान सो जियो साथ
चित्तौड़ दुर्ग सू एकली चली कुंभलगढ़ ताई चाल पड़ी मेवाड़ धरा पे उन वेला में राज करे बनवीर ये माँ राज करे बनवीर ये। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। एक बार फिर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। बता दें कि सीमा विवाद को लेकर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ वह बातचीत से विवाद सुलझाने की बात करता है तो दूसरी तरफ घुसपैठ करना ही नहीं छोड़ रहा। ताजा मामला उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर से लगे बॉर्डर का है, जहां चीन के 100 सैनिकों ने पिछले महीने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस की थी। यह जानकारी अब सामने आई है कि सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिकों ने 30 अगस्त को घुसपैठ की थी और 3 घंटे वहां रहने के बाद लौट आए। इसका जवाब देते हुए भारतीय जवानों ने भी पेट्रोलिंग की थी। हालांकि चीनी घुसपैठ के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो घोड़ों पर आए चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसकर तोड़फोड़ की और लौटने से पहले एक पुल भी तोड़ दिया। बता दें कि बाराहोती वही इलाका है जिसमें चीन ने 1962 की जंग से पहले घुसपैठ की थी। उत्तराखंड में बाराहोती सेक्टर में एलएसी को लेकर भारत और चीन में मतभेदों के चलते छोटी मोटी घुसपैठ होती रहती है, लेकिन इस बार चीनी सैनिकों की संख्या चौंकाने वाली थी। चीन ने बाराहोती सेक्टर में एलएसी के पास निर्माण भी बढ़ा दिए हैं। पिछले हफ्ते ये रिपोर्ट सामने आई थी कि चीन की पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास करीब 8 लोकेशन पर अस्थायी टेंट जैसी रहने की व्यवस्था की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने उस इलाके में काराकोरम के पास करीब 6 वाप जिलगा से लेकर पीयू, हॉट स्प्रिंग्स, चांगला, ताशिंगान, मांजा, चुरूक और जैसे शेल्टर बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से चीनी सैनिकों का ये बवाल सामने आ रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग के दौरान फेनहारा में दबंगों ने एएसआई की जमकर पिटाई कर दी। एएसआई अजय कुमार राय कुछ दिनों पहले बोगस मतदान करने से रोक रहे थे। इस दौरान दबंग आक्रोशित हो गए, एएसआई की पिटाई शुरू कर दी। हालांकि लोगों ने बचाव करके एएसआई को बचाया है। घटना फेनहारा के बूथ संख्या 48 की है। बूथ संख्या 48 पर झड़प के दौरान उस वक्त की घटना है। बताया जा रहा है कि मोतिहारी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। यहाँ टेटरिया, फेनहारा और मधुबन प्रखंड में वोटिंग जारी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र मधुबन के दुलमा में भी मतदान हो रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों की लगी लंबी कतारें भी लगी हुई हैं, जिस वजह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हालांकि फेनहारा में वोटिंग के दौरान बवाल हो गया। कुछ लोग बोगस मतदान कर अपने प्रत्याशी को जिताना चाहते थे, पर एएसआई ने इस पर जब रोक लगाई और इस पर दबाव किया तो उनकी पिटाई होने लगी और ये वीडियो सामने आया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 3896 ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर होने वाली भर्ती की तारीख का ऐलान कर दिया है। परीक्षा इसी साल 27 से 28 दिसंबर को 2 चरणों में आयोजित किया है। भर्ती प्रक्रिया के लिए 9 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस बार ग्राम विकास अधिकारी सामान्य वर्ग के लिए 3222 और अनुसूचित जाति के लिए 674 पद। ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र में अधिकतम 100 अंकों का होगा। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि अभ्यर्थी को OMR शीट में ऑफलाइन परीक्षा देनी होगी। नेगेटिव मार्केटिंग भी होगी और ये गलत उत्तर पर 1 से 1/3 अंक काटे जाएंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम 40% तक लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद कट ऑफ सूची जारी की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 250 संगणक पदों पर होने की भर्ती परीक्षा की तारीख का ऐलान किया है। परीक्षा इसी साल 19 दिसंबर को आयोजित की जाएगी, जबकि भर्ती परीक्षा के लिए 7 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 220 और अनुसूचित क्षेत्र के 30 पद रखे गए हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के पदाधिकारियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र ने कहा कि पिछले लंबे समय से प्रदेश भर के युवा ग्राम विकास अधिकारी और संगणक भर्ती पर परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में सरकार द्वारा युवाओं के हित में ये फैसला लिया गया है। फिलहाल कई और ऐसी भर्तियां हैं जो पाइपलाइन में है। इन्हें संस्कार को जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार और मुहैया हो सके। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के लिए 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा की तरह ही विधानसभा की सीटों की हार जीत से भी मौजूदा सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर भी यह चुनाव दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का केंद्र है। यह उपचुनाव 2023
सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यही कारण है कि चुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहले ही दोनों दलों ने रणनीति तेज करने के लिए नेताओं की तैनाती भी शुरू कर दी है। कांग्रेस जहां तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारी नियुक्त कर चुकी, तो वहीं बीजेपी ने विधानसभा बार सत्ता और संगठन से जुड़े लोगों को तैनात कर दिया है। भाजपा की राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के अलावा प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव जहां किसान राज्य पर खास नजर रखे हुए हैं। राज्य के खंडवा लोकसभा के अलावा पृथ्वीपुर, जोबोट और रैगांव में विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। इन 4 स्थानों से ही खंडवा के अलावा रैगांव से पिछला चुनाव भाजपा जीती थी, वहीं पृथ्वीपुर और जोबोट से कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। स्पेन में पाल्मा आइलैंड पर फटे ज्वालामुखी ने मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। इसका गर्म लावा अटलांटिक ओशियन में जा पहुंचा। इससे प्लाया न्यूवे इलाके में भाप के बादल उड़ते नजर आए। कैनरी आइलैंड वॉल्केनिक इंस्टीट्यूट ने यह जानकारी दी है कि ज्वालामुखी 19 सितंबर को फटा था। यूरोपियन यूनियन की सैटेलाइट निगरानी के मुताबिक लावा ने अपने रास्ते में आए 600 घर और करीब 21 किलोमीटर सड़क को तबाह कर दिया है। 639 एकड़ की खेती की जमीन के साथ साथ केले के बागान भी बर्बाद कर दिए। लगातार हो रहे विस्फोट से जहरीली गैस फैलने का खतरा पैदा हो गया। वहीं स्थानीय आपदा विभाग ने लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए चेतावनी भी दे दी है। 6000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अभी तक किसी की भी मौत की या गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं मिली है। स्पेन की सरकार ने ज्वालामुखी प्रभावित इलाके के लिए 90 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। इसमें से 50 करोड़ रुपए नष्ट हुए घरों को दोबारा बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे। ला पाल्मा को डिजास्टर जोन घोषित कर दिया गया है। यहाँ करीब 85,000 लोग रहते हैं या खेती और पर्यटन पर भी निर्भर है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।